हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बता रहा था समुच्चय के बारे में। इससे पहले समुच्चय के दो पार्ट बना चुका हूँ, जिसमें समुच्चय के बेसिक, दूसरे पार्ट में समुच्चय का संघ, समुच्चयों सर्वनाम के बारे में बताता हूँ। ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये दोनों टॉपिक के ऊपर मैं पहला वीडियो में बात कर चुका हूँ, जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, अभी भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज बता समुच्चय का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये क्लास 11th का वीडियो है, एनसीईआरटी बेस्ड है, सभी बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे समुच्चयों का अंतर के बारे में। ठीक है, इसलिए मैंने वीडियो है जैसे कि लोग बताया, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का इंटरसेक्शन, जिसे हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे देखिए, वो वीडियो देख लेंगे। अगर वो समझ नहीं आएगा, मतलब वो समझ आ जाएगा, तब आगे यहाँ का पार्ट समझ आएगा। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो पहले जाकर देख लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने समुच्चय अंतर डिफरेंस यहाँ पे डेफिनेशन लिख लिया है। माना हमारे पास दो समुच्चय ए और बी, ए और बी का समुच्चयों का अंतर हो, मतलब ए और बी का जो अंतर होगा वो समुच्चय होगा जो ए में है तो बी में नहीं। मतलब ए ऋण जो होगा, समुच्चयों का अंतर जो होगा, उसका समुच्चयों का जो अवयव हो वो ए में है लेकिन बी में नहीं, ऐसा होना चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन समझ नहीं आ रहा है तो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले संकेत लिख लें। संकेत रूप में इसे ए ऋण बी लिखते हैं। ठीक है, संकेत रूप से ए ऋण बी लिखते हैं। ठीक है, एक बता, एक बार और डेफिनेशन लेते हैं। मान ए और बी आपके पास दो समुच्चय हैं, तो इन दोनों समुच्चयों का जो अंतर होगा, उनका समुच्चय का जो मतलब उन समुच्चय होगा जो ए है परंतु नहीं है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए ए बराबर के पास 1 2 3 4 6 और आपके पास बी दिया है 2 4 6 8। तो इनका जो अंतर होगा, समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का अंतर होगा वह क्या लिखा है, एक बार पढ़ लीजिए। माना ए और दो समुच्चय हैं, तब ए तथा बी समुच्चयों का अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है तो बी, जो ए में है बी में नहीं, जो ए में है बी में, ए में है लेते हैं क्या है, ए में है बी में जो है, एक में तो इसका आंसर, दो ए में है दो बी में, दो नहीं लिखेंगे। तीन ए में है लेकिन में नहीं, तीन लिखेंगे यहाँ पर। चार देखें तो ये बी में है नहीं लिखेंगे। पाँच देखें, पाँच यहाँ पे बी में नहीं, पाँच लिखा जाएगा। छः को देखा तो छः इसमें भी नहीं है, तो हम इसे छः है तो छः नहीं लिखेंगे। तो समुच्चयों का अंतर ए ऋण बी कितना आ गया, 1 3 5। समझ आया? अगर इन हम अंतर लेंगे, ऐसा अंतर लेना है कि जो ए में नहीं, यदि हम इसे लिखते बी ऋण ए लिखते, मान लिया जाए ए लिखते, तो हमें ऐसा जिसमें जो बी में है ए में नहीं, मतलब बी में हम लिख जो ए नहीं है, तो बी में 2, ए में 4, ए में भी 6 में भी, लेकिन 8 जो है ए में नहीं, तो सिर्फ। ठीक है, यह डेफिनेशन। समुच्चय ए और बी का जो अंतर
उन अवयवों का समुच्चय है। मतलब दो समुच्चय हैं, उनका अंतर उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में है परंतु बी में नहीं। ये आपका डेफिनेशन है। यदि हम इसे निर्माण रूप में लिखना चाहें, निर्माण रूप मैंने आपको पाठ बताया था कैसा लिखा जाता है। यदि हम निर्माण रूप में लिखना चाहे तो ए ऋण बी कुछ इस प्रकार होगा कि बिलोंग करेगा को, ये चिन्ह जो होता है इसको बिलोंग का चिन्ह कहते हैं। बिलोंग होता है मतलब एक्स जो है बिलोंग करेगा ए में, तथा जो जो बिलोंग नहीं करेगा बी में। लेकिन यदि हम इसे बी ऋण ए ले तो वो कुछ इस प्रकार होता है, एक्स बिलोंग नहीं करता है ए में तथा एक्स बिलोंग है बी में। ठीक है, ये डेफिनेशन है और इसका मतलब होता है बिलोंग बिलोंग टू इंग्लिश, और में भी बिलोंग का यूज किया जाता है। तो रोस्टर रूप में होगा और इस समुच्चयों का अंतर हो गया। यहाँ पर एक चीज नोट देने बात है कि चल कुछ नोट करके लिख लीजिए आप। ए ऋण मतलब दो समुच्चय अंतर ऋण ये कोई बराबर नहीं होगा। ठीक है, मतलब ए ऋण बी का मान अलग होगा और बी ऋण ए का मान अलग होगा, दोनों का मान सेम नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, ए ऋण बी जो है वह ए का सबसेट होगा। ए ऋण बी जो है ए का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। अब उस समुच्चय क्या आप तो उस समुच्चय नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ, तो उस पाठ में आप वहाँ जाके देख लीजिए उप समुच्चय होता क्या है। ठीक है, फिर मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ उप समुच्चय होता क्या है करके। अगर आप जैसे डिटेल में देखना है उप समुच्चय तो मैंने एक किसी को बता दिया, लेकिन अभी नॉर्मल उसका डेफिनेशन बतला देता हूँ समुच्चय होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय है ए और बी। ठीक है, उन समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो, ए का जो प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो हम ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। ए के अवयव में भी होंगे तो उसे ए को का उप समुच्चय कहेंगे, है ना। तो इसलिए ए बी का ए का उप समुच्चय कहलाएगा, है ना। ए ऋण बी को हम हल करेंगे तो हल आएगा, देखिए यहाँ ऐसे ही समझा देता हूँ। ए ऋण बी का जो हल है देखिए 1 3 है वो ए में है, मतलब ए बी क्या है, ए का उप समुच्चय है। ठीक है, ये समझने की है, आप समझते ही होंगे उप समुच्चय, उतना ध्यान देने वाली बात को समझ आना चाहिए समुच्चयों का अंतर किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पूरक समुच्चय के बारे में। पूरक समुच्चय होता है, ठीक है, डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं। चलिए यहाँ डेफिनेशन लिखा गया है, यदि एक समुच्चय है तथा U एक सार्वत्रिक समुच्चय है तो U के सभी अवयवों का समुच्चय, समझिए, मान लिया यदि कोई A समुच्चय है और एक प्रकार का एक समुच्चय, U सभी अवयव, U के जो सभी अवयव समुच्चय जो होगा A में नहीं है, A पूरक समुच्चय कहलाएगा। अर्थात बोला जाए तो A में जो अवयव नहीं है और जो U समुच्चय में जो अवयव है तो वही उनका A का पूरक समुच्चय कहलाएगा। मतलब जो A में नहीं है ना वो उनके पूरक होंगे। उससे पहले बात आई ये एक सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है। चलिए मैं आपको बताता हूँ सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। यह है सार्वत्रिक समुच्चय का डेफिनेशन। कभी कभी ऐसे विचाराधीन समुच्चय किसी एक ही समुच्चय को उपसमुच्चय होते हैं जिसे सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसे विचाराधीन शब्द समुच्चय होते हैं जो एक ही समुच्चय के उप समुच्चय कहलाते हैं, वो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए देखें तो A बराबर दिया गया है AEIOU, ठीक है, और B बराबर दिया गया है
ए सी डी जी, और सी बराबर दिया गया है एक्स वाई और जेड। ठीक है, के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय जानने की उतना कोई खास ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटे लेटर होते हैं ना, ए बी सी, जो स्मॉल लेटर होते हैं, उन्हें ही खास तौर पर सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। इसका उतना यूज़ नहीं है। आप समझिए पूरक समुच्चय होता क्या है। ठीक है, तो मैं पूरक समुच्चय बताता हूँ। चलिए, मैंने बताया पूरक समुच्चय क्या होता है। यदि ए कोई समुच्चय है तो यू एक सार्वत्रिक समुच्चय एक अलग समुच्चय है। तो यू के सभी अवयवों का समुच्चय, मतलब यू के जो सभी अवयवों का जो समुच्चय है जो ए में नहीं है, ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। मतलब समझा जाए तो, अगर मैं समझाऊं आपको, तो ये कहना चाह रहा है कि, क्या कहना चाह रहा है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बतलाता हूँ। मान जो यू है, यू का समुच्चय दिया गया है 2, 4, 6, 8 और 10, है ना। एक एग्जाम्पल के लिए मैंने u बराबर इतना ले लिया और a बराबर लिया 2 और 4। ठीक है, तो इसका जो पूरक समुच्चय होगा, पूरक समुच्चय, और पूरक समुच्चय को आप a डैश से दर्शा सकते हैं, या a c से दर्शा सकते हैं, या a बार से भी दर्शाया जाता है। तो पूरक समुच्चय मैं a डैश से दर्शा रहा हूँ, आपके बुक में a डैश है तो मैं a डैश से दर्शा रहा हूँ। ठीक है, तो a डैश बराबर पूरक समुच्चय जो a में नहीं है ना, जो a में है उन्हें छोड़कर बाकी सभी के सभी उसके बोले जाए तो बाकी सभी के सभी उसके पूरक समुच्चय होंगे। 2, 4 को छोड़ दीजिए, बाकी 6, 8 और 10 उसके पूरक समुच्चय कहलाएंगे। इसे आप थोड़ा याद रखने के लिए लिख सकते हैं, पूरक समुच्चय a डैश बराबर जो u है ऋण a, मतलब समुच्चय u और समुच्चय a का अंतर ही पूरक समुच्चय कहलाता है ना। क्योंकि u में हमने a को घटाया तो देखिए 2 से 2 घट गया, 4 से 4 घट गया, 6, 8, 10 बचा। ठीक है, आप समझना चाहे तो इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मैंने यह क्वेश्चन लिया है आपको समझाने के लिए। समुच्चयों का अंतर, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का संघ से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया है, जिसमें ये तीनों टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हल में देखते हैं, हल करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया है पहले देख लीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि x बराबर ABCD और y बराबर FBDG तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। x ऋण y ऋण x सर्वनिष्ठ y और x संघ y। ठीक है, चलिए पहले हम क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया में है x बराबर दिया गया है ABCD और y बराबर दिया है FBDG। ठीक है, ये दिया गया है, तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है पहले लिख लेते हैं। तो पहला हमको ज्ञात करना है x ऋण y, तो पहले x ऋण y ज्ञात कर लेते हैं। x क्या है ABCD और y क्या है FDBG, ये 4 दिया गया है। अब इसका घटान करेंगे तो क्या आएगा, जो दोनों में है उसे छोड़ देना है, बाकी को लिख देना है।
ए क्या दोनों में है? नहीं है, तो ए को लिख देंगे। बी दोनों में है? बी दोनों में है, इसलिए बी को नहीं लिखेंगे। सी दोनों में है? नहीं है। डी दोनों में है? डी है, तो एक्स ऋण वाई बराबर इतना आ गया। ठीक है, कितना इजी है समझ लेंगे तो अब, है ना। अब दूसरा हमको क्या ज्ञात करना था? y ऋण x ज्ञात करना था। y क्या है हमारे पास? एफ बी डी जी ऋण ए बी सी डी। जो दोनों में है उसे छोड़ देंगे और जो एक में है उसे ही लिखेंगे। तो y ऋण x बराबर आ जाएगा, f दोनों में नहीं है इसलिए f लिखेंगे, b दोनों में है इसलिए b नहीं लिख रहे हैं, d देखिए इसमें भी d है इसलिए हम नहीं लिख रहे, g दोनों में नहीं है मतलब y में नहीं, x में नहीं इसलिए नहीं लिखा इसे। ठीक है, मतलब जो जो है उसे नहीं लिखते, जो दोनों में है उसे नहीं लिखेंगे, जो नहीं है उसे लिखेंगे। ऐसा समझे तो हम इसे घटा रहे हैं, समझ लीजिए b से b घट गया, d से d घट गया और यहाँ पे f बचा था और g बचा था इसलिए हमने लिख दिया क्योंकि वो किसी से घट नहीं रहा था। ठीक है, समझने चाहे तो। ठीक है, अब तीसरा क्या दिया गया है हमारे पास? x सर्वनिष्ठ y दिया गया है। x सर्वनिष्ठ y, x क्या है देख लेते हैं। x है हमारा a b c d और इसका सर्वनिष्ठ निकालना है f b d g में। तो सर्वनिष्ठ क्या होता है? सर्वनिष्ठ वे अवयव होते हैं जो जो x और y दोनों में उभयनिष्ठ हो। सर्वनिष्ठ मतलब जो x और y दोनों में सर्वनिष्ठ होते हैं, उभयनिष्ठ होते हैं, उन्हें लिखा जाता है। x सर्वनिष्ठ y बराबर आ जाएगा, जो दोनों में उसे ही लिखेंगे सिर्फ। a दोनों में है? नहीं है। b दोनों में है? जी बिल्कुल है। c दोनों में है? नहीं है। d दोनों में है तो d लिख देंगे। ठीक है, तो ये थर्ड आंसर मिल गया आपको। और एक आंसर आएगा आपका x संघ y। अब x संघ y लिख लेते हैं पहले, a b c और d संघ f b d g। तो संघ यानी क्या होता है? संघ यानी होता है जो दोनों में है उसे भी लिखेंगे, लेकिन जो दोनों में है उन्हें केवल एक बार लिखेंगे और सभी को लिखा जाता है। मतलब ए बी सी डी और एफ और जी। ठीक है, तो एक्स संघ वाई बराबर हो गया ए बी एफ जी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मैं होप करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा, आपका एक सर्वनिष्ठ, संघ और घटान के बारे में। अब चलिए मैं कुछ पूरक समुच्चय से एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। चलिए मैं एक और इजी क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच हो तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। तो हम ए का आपको बताते हैं, आपको पूरक समुच्चय समझ आ गया होगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हल, सबसे पहले लिखेंगे हल। मैंने आपको लास्ट में एक सूत्र बताया था, जो पूरक समुच्चय का सूत्र होता है ए डैश बराबर यू ऋण ए होता है। u को लिख लेते हैं और a को लिख लेते हैं। u क्या है हमारे पास? a b c d e f g h और a क्या है हमारे पास? ऋण यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। a जो है हमारे पास है, a जो है a b c। ठीक है तो यहाँ जो पूरक समुच्चय होगा वह होगा जो दोनों में है उसे नहीं लिखना है बस। ठीक है, मतलब हम घटा रहे हैं तो a से a घट गया, b से b घट गया, c से c घट गया, तो पूरक समुच्चय क्या आ गया? पूरक समुच्चय आ गया d e f g h। ठीक है, जो पूरक समुच्चय आया d e f g h। ठीक है, मैं होप करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो पहला का था, तो पहला का आंसर हमारे पास ये आया है आंसर।
ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन में भी यही काम करना है, ए डैश बराबर यू ऋण, लेकिन यहाँ बी लिखना है यहाँ, और यहाँ ए डैश नहीं होगा, बी डैश होगा, क्योंकि यहाँ पर बी क्वेश्चन में लिखा गया है, तो इसे हम बी डैश लिख लेते हैं। ठीक है। यू क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी, और बी बराबर दिखा दिया गया है डी ई एफ जी। ठीक है, डी ई एफ जी लिखा है और ये सब दिया गया है। तो इनमें से देखिए दोनों में क्या है, ए है नहीं है तो ए लिख लो, बी नहीं है बी लिख लो, सी नहीं है सी लिख लिया, डी दोनों में है, ई दोनों में है, एफ दोनों में है, जी दोनों में है, इसलिए ये चारों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास बी डैश भी मिल गया है। ठीक है, तो ये कुछ इजी क्वेश्चन हो गए पूरक समुच्चय से और समुच्चयों का अंतर से। आइए हम 5 क्वेश्चन आपको ऐसे बताते हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट भी है और अक्सर पूछे जाते हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन बताता हूँ, फिर इस टॉपिक को क्लियर करूँगा, और आपको कुछ भी डाउट रहेगा इस टॉपिक से आप कमेंट में बता सकते हैं, या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, तो चलिए 5 क्वेश्चन बताता हूँ, फिर ये टॉपिक और आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। तो मैं वो क्वेश्चन बताने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आपके कुछ क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है ए बी, इसका मीनिंग क्या होता है ना। तो इसका मतलब है ए संघ बी, ठीक है, ए संघ बी ऋण ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन में यूज़ होगा, और पिछला क्वेश्चन में भी कुछ, पिछले प्रश्नावली का कुछ क्वेश्चन में भी आपके यूज़ हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है ए और ये त्रिभुज के आकार का और बी आ गया तो ए संघ बी होगा, ऋण होगा ए सर्वनिष्ठ बी। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट था, मैं इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, बनाते हैं 5। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, यदि u बराबर दिया गया है 1 2 3 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बराबर दिया गया है 2 4 6 8, और b बराबर दिया गया है 2 3 5 7। b बराबर क्या दिया है 2 3 7, तो हमको सिद्ध करना है, पहले सिद्ध करना है हमको a सब b का पूरक, ये पूरक का चिन्ह है, मतलब क्या करना है, ए संग बी निकालना है और उसका पूरक निकालना है। कैसे निकालना है आपको आता है, फिर बराबर क्या लाना है उसके, ए पूरक फिर सर्वनिष्ठ बी पूरक, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा में क्या करना है, ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है, फिर उसका पूरक कर देना है, फिर ए पूरक और बी पूरक का हमको संग निकालना है। यदि ये दोनों बराबर है तो ये भी सिद्ध हुआ। ठीक है, तो मैं चलिए धीरे धीरे करते हैं इस क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, हल चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, पहला वाला को हल करेंगे, इसलिए हम पहला वाला को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए संघ बी निकाल लेते हैं, ए संघ बी, ए संघ बी निकालते हैं तो ए क्या है हमारे पास 2 4 6 8 है संघ, और बी क्या होता है 2 3 5 7। ठीक है, और तो ए संघ भी क्या आ जाएगा, सभी को लिखा जाता है, संघ मतलब सभी को जाता है, 2 4 6 8, इनके सभी को लिख दिया। इसमें भी 2 3 5 7 है, लेकिन दो हमने पहले ही लिख लिया है, तो 2 और लिख ही पड़ेगा, 3 5 और 7। ठीक है, 2 4 6 5 3 5 निकाल लिया हमने। ठीक है, लेकिन हमको तो ये निकालना है नहीं, निकालना है, हम कार निकालना है, मतलब ठीक है, तो पूरक निकालेंगे, इसका ए संघ बी का पूरक निकालना है। पूरक निकालने का क्या होता है, ऋण जिसका
निकालना पड़ेगा। किसका पूरक निकाल रहे हैं हम? ए संघ बी का। ठीक, बान को रख देंगे, इसका पूरक निकल जाएगा। ए संघ बी का पूरक बराबर हो जाएगा यू क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9 भी है। ठीक है, और ए निकाला हमने 2 3 4 5 6 और 7 और 8। ठीक है, मैंने क्रमबद्ध लिख लिया है। ठीक है, तो क्या क्या निकला? 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको पता होगा क्या होता है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय वे होते हैं u के वे अवयव, u के वे अवयव जो ए संघ बी में नहीं है। मतलब हमें सिर्फ u के अवयव को लिखना है जो इसमें नहीं है, जिसका पूरक निकलता है ना, नहीं, उन्हीं को ही u का, उन्हीं अवयवों को लिखा जाता है। तो लिख लेते हैं ए संघ बी का पूरक क्या जाते हैं? एक क्या इसमें है? जी है, तो यहाँ पर हम एक को लिख देंगे। 2 है इसमें, है 3 है 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, लेकिन 9 नहीं है। देखिए 8 के बाद ये समाप्त हो जा रहा है, लेकिन यहाँ 9 भी है, तो क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, तो यहाँ पर ए संघ बी का जो पूरक आया 1 और 9 आया, तो हम इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, और दूसरा हमें क्या, अब हमें ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें क्या निकालना है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या क्या निकालना है, चलिए देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में निकालना क्या है? ए का बार बी का, मतलब का ए का पूरक बी का पूरक निकालना है। चलिए ए का पूरक और बी का पूरक निकालते हैं। ठीक है, चलिए ए का पूरक निकालने के लिए क्या होगा? u ऋण ए करेंगे। ठीक है, u क्या है हमारे पास? u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a बराबर क्या है? a बराबर है 2 3 4 5, सॉरी 2, a बराबर है 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, ए बार बराबर पर पूरक समुच्चय निकालना क्या होता है, क्या लिखा जाता है? u के वे अवयव जो a में नहीं है, मतलब u के अवयव को a में, मतलब u माइनस 1 किया ना, तो u के उन अवयवों को ही लिखेंगे जो में नहीं है। 2 4 8 के सभी दिया जाएगा। ठीक है, तो a बार बराबर हो गया 2 6 8 को छोड़ दीजिए, बाकी सभी लिख लीजिए। 1 3 5 7 9। ठीक है, ये a बार हो गया। उसी प्रकार से b भी निकालिए, तो b बराबर क्या हो जाएगा? u ऋण b होगा। ठीक है, ऋण होगा। u क्या है हमारे पास? u है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगले पेज में लिख लेते हैं, यहाँ पर जगह ही नहीं है। चलिए, तो यहाँ बी मैंने यहाँ अगले पेज में जो समीकरण 1 था उसे लिख दिया, और ए बार का हमें ज़रूरत पड़ेगा इसलिए हमने ए बार को भी लिख लिया है। ठीक है, और बी बार बराबर है u ऋण बी, मतलब u के उन्हीं अवयव को लिखना है जिसमें b के अवयव नहीं है। मतलब b के अवयव जो है 2 3 5 7, इन्हें छोड़कर बाकी सभी को हमें लिख देंगे, वो होगा हमारे पास b बार। ठीक है, तो देखिए दोनों में 1 नहीं है, 1 लिख लिया। 2 को देखा 2 है, 3 नहीं, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 है और 7 है, मतलब 6 8 और 9। ठीक है, हमारे पास ए बार मिल गया, हमको बी बार मिल गया। ठीक है, तो इसे हमको क्या निकालना था? ए बार सर्वनिष्ठ बी बार निकालना था। चलिए इसे निकाल देते हैं।
ए बार क्या है हमारे पास 1 3 5 7 9 और बी जो है हमारे पास वो 1 4 6 8 और 9। ठीक है। अब सर्वनिष्ठ का मतलब होता है, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, केवल नहीं लिया जाता है। चलिए इनमें से लिखते हैं। एक दोनों जिबुल है तो 1 है, और 3 है दोनों नहीं है, 5 में नहीं है, 7 है दोनों में नहीं है, 9 है, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। तो ए बार सर्वनिष्ठ की बार बराबर 1 और 9, इसको हम मान लेंगे नंबर 2। ठीक है। और ऊपर आप देख सकते हैं समीकरण 1 भी हमने जब निकाला तो 1 और 9 आया, और समीकरण जो 2 निकाला वो भी 1 और 9 ही आया। तो इससे हम कह सकते हैं जो हमारा पहला सिद्ध करना था वह सिद्ध हो गया। समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया? समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया? ए संघ बी का पूरक बराबर का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक बराबर है। ठीक है। उसी बात दूसरा क्वेश्चन करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को करते हैं। दूसरा में क्या लिखा गया है? दूसरा जो हमें करना है वो ए सर्वनिष्ठ बी का बार मतलब पूरक और ए बार बी बार। अब हमें ये सिद्ध करना है। पहले को हल करते हैं हैंड साइड। इस करते हैं तो पहले ए सर्वनिष्ठ बी निकाल। ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास? ए जो है हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8, और बी क्या है हमारे पास? बी जो है वो है 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। ठीक है। 2 3 5 7 2 4 6 8। और सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, सिर्फ उसी को लिखा जाए। और दोनों में 2 है तो दोनों में उभयनिष्ठ सिर्फ 2 ही है। ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है? पूरक निकालना है। तो पूरक निकालने के लिए क्या करेंगे? ए सर्वनिष्ठ बी का हम लिख देंगे बार बराबर होगा, किसके बराबर होगा? यू ऋण ए सर्वनिष्ठ बी के बराबर होगा। ठीक है। तो यू क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और ए सर्वनिष्ठ बी बराबर जो है सिर्फ 2, मतलब 2 को छोड़ के सभी को लिख देना है। ठीक है। तो हमारे पास क्या, अगले पेज में लिखते हैं क्या आएगा। 2 को छोड़ के बाकी सभी को लिख देंगे तो अगले पेज में देखते हैं क्या आएगा। तो चलिए जो आएगा हमारे पास ए सर्वनिष्ठ बी का जो पूरक आया वो आया हमारे पास 1 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 2 को छोड़ के सभी आए। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे सॉल्व राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड। ठीक है। राइट हैंड साइड क्या दिया गया है? राइट हैंड साइड में हमें निकालना है ए बार और बी बार के बीच में संघ। आपको पता होगा ए बार और बी बार क्या है। आपके ए बार दिया गया था, हमने पिछले बार निकाल लिया था, वो आया था 1 3 5 7 और 9, और बी बार आए थे हमारे पास, बी बार आया था 1 4 6 8 और 9, है ना। ये हमने यहाँ निकाल लिया था। आपको ये देख लीजिए
ए बार हमने जो निकाला था ये, बी बार ये निकाला था, उसी को ही हमने लिखा है। ठीक है, तो वो हमने लिख लिया। तो हमें क्या निकालना है राइट हैंड साइड में, इन दोनों का संघ निकालना है, यूनियन निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। तो संघ मतलब जो दोनों में है, जो दोनों में उभयनिष्ठ है, उन्हें केवल एक बार लिखना है बस। तो यह निकालेंगे तो क्या जाएगा, एक दोनों में है तो एक ही बार लिखेंगे। एक तीन, 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2 हमारा। ठीक है, तो ये आप समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखेंगे तो सेम टू सेम आया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम देख सकते हैं कि ए संघ बी का जो पूरक निकाला वो बराबर रहा ए बार संघ बी बार के। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना था। एक चीज़ हमने इसको प्रूफ कर लिया और दूसरा चीज़ हमें इसको भी प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो एक बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ठीक है, चलिए अब केवल और 2 क्वेश्चन बताते हैं, क्योंकि वीडियो आपका लंबा हो रहा है, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन और बताऊंगा। चलिए यहाँ मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। ए बराबर दिया गया है 1 2 3 और बी बराबर दिया गया 3 4 5। तो ए त्रिभुज बी का मान ज्ञात करना है ना। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था क्वेश्चन हल करने से पहले। ए त्रिभुज बी का मतलब होता क्या है ना। तो क्या मतलब होता है, मैं फिर से लिख लेता हूँ एक बार। ये होता है मतलब, ए त्रिभुज बी बराबर होता है ए ऋण बी उसका यूनियन या संघ बी ऋण ए। ठीक है, ए और बी हमारे पास दिया गया है। चलिए पहले लिख लेते हैं। ए क्या है, ए दिया गया है 1 2 3, बी बराबर दिया गया है 3 4 और 5। ठीक है, तो हम ए ऋण बी और बी ऋण ए निकाल लेते हैं। ए ऋण बी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जो ए में है मतलब घटाना है एक तौर पे। देखिए दोनों में 3 है, मतलब 3 घट जाएगा तो वो हो जाएगा 1 और 2 आएगा। और बी ऋण ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए दोनों में 3 ही घट रहा है, लेकिन यहाँ लिखेंगे हम 4 और 5। ठीक है, 1 2 4 5 लिख दिया। तो इसका ए त्रिभुज बी क्या होगा, इसे मैं आपको समझाने के लिए त्रिभुज कह रहा हूँ, लेकिन इसे एक्चुअली में त्रिभुज नहीं कहा जाता, कुछ भी कहा जाता है मुझे ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको समझने के लिए त्रिभुज बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अब हम लिखेंगे क्या लिखना था, इन दोनों का सर्वनिष्ठ मतलब इन दोनों का संघ लिखना था। तो ए ऋण बी क्या है 1 और 2 और इसका संघ 4 और 5। तो ए त्रिभुज बी का हल जो आएगा वो आएगा संघ बराबर जो होता है जो दोनों को लिखा जाता है, मतलब 1 2 4 5, और जो उभयनिष्ठ होता है उसे सिर्फ लिखा जाता है, उसमें होता है वह सर्वनिष्ठ होता है। लेकिन हम यहाँ संघ निकाल रहे थे इसलिए हम ये लिखा। तो ये हो जाएगा इस प्रकार से आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से अन्य बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस त्रिभुज प्रकार के भी हल हैं। जो मैं इससे पहला क्वेश्चन बताया उस टाइप के ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो उस टाइप का आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। आपके बुक में भी बहुत सारे एग्जाम्पल और प्रश्नावली में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उन्हें जाकर हल कर दीजिए। और अगर समझ नहीं आता जो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, अच्छा से कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसका अगला पार्ट में बताने वाला हूँ मैं, इसके अगले पार्ट में बताने वाला मैं कुछ रिज़ल्ट के बारे में, जैसे कि आपको बुक में दिया गया है ना। मैं उनको पहले दिखा देता हूँ क्या बताने वाला हूँ मैं अगले पार्ट में। और अगले पार्ट को ज़रूर देखिएगा, वो इस चैप्टर समुच्चय का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, ये रिज़ल्ट जो आया है एन ए संघ बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन संघ बी, और इससे रिलेटेड जो भी आपके दिए गए हैं ना, इन्हीं को मैं आपको बतलाने वाला हूँ अगले क्लास में। ठीक है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। इस टॉपिक का मतलब इस समुच्चय चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, उससे भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं 3 या 4 नंबर की, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। फिर
उस अगले पार्ट जो बनेगा पार्ट 4 वो उसका अंतिम चैप्टर होगा, मतलब इस पार्ट लास्ट होगा, ठीक है। तो उसे भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं मतलब 11 का संबंध एवं फलन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, उसे भी आप ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।